उस मानक वर्तनी को जो मानक माना गया है आप उसे स्वीकार करें। लेकिन जो शब्दों की अशुद्धि है वो तो आपको शब्दकोशों से ही देखना होगा। अब आप ध्यान देंगे, बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि जब आप शब्द कहते हैं शब्दकोश, हिंदी में शब्दकोश देखेंगे जी, मुझे भी देखना पड़ता है, आपको भी देखना चाहिए। अब जैसा देखे होंगे आप लोग कि कैलाश में तालव्य स लिखने वालों की 99% संख्या है, एक छोड़ दिया क्योंकि हो सकता है कोई सही लिखता हो। कैलाश में तालव्य स नहीं होता, दंत स होता है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये तो हिंदी है ना, जैसा है वैसा हम लिख देंगे। कहीं भी डिक्शनरी में देखेंगे आप, नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो कि शायद थोड़ा सा आप सामान्य भाषा ज्ञान से लेकर अब थोड़े विशेष ज्ञान की ओर हम लोग जाना चाह रहे हैं। तो कैलाश में दंत स है, बोलते कैलाश है लेकिन होना चाहिए वो स। आप कहेंगे गुरुजी क्यों? तो उसको अलग अलग कर लीजिए आप, केल और आस। अब आस माने हिंदी में क्या होता है ये मुझे तो नहीं मालूम, आपको पता हो तो बताएं। आश, आश तालव्य करके लिखे अगर, तो केली माने तो होता है, उसका जो विच्छेदीकरण हुआ, मैं सूत्र नहीं बता रहा हूं, केली हुआ और आगे हुआ आस। आस का मतलब आसन, आसन माने होता है बैठना, जगह, स्थान। और आश माने हिंदी में कुछ नहीं होता, वो गलती से करते हैं लोग, जो लोग स को श बोलने के आदी होते हैं और बहुत आदी होते हैं। हम में से तमाम सारे लोग जब किसी को मिलते हैं तो कहते हैं नमस्कार नमस्कार। वो सोचते हैं कि नमस्कार कहने से ज्यादा विनम्रता दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, आपकी गलती दिखाई देती है। वो अलग बात है कि कई सारे प्राध्यापक भी नमस्कार नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं भाई? नमस्कार क्यों करते हैं? नमस्कार जब है वो। वैसे ही कैलाश तालव्य स। अब आप कहेंगे कैलाश का अर्थ क्या होगा? तो हर मान जब जो भी संज्ञा है उसका अर्थ होगा ना। तो केल का मतलब होता है क्रीड़ा स्थल, केल का मतलब क्रीड़ा स्थल, और आस का मतलब होता है आसन। तो जो शिव का क्रीड़ा स्थल है, जो शिव के क्रीड़ा का स्थान है, वो कैलाश होगा। केली नाम आसा है, कैलाश है। अब कैलाश कैसे हो गया वो? लेकिन गतानुगत को लोग का हिंदी में कहेंगे, आप कहेंगे कि सर ये तो किताबों में भी लिखा रहता है। मानता हूँ किताबों में लिखा रहता है, किताबों में बहुत कुछ लिखा रहता है। मैं किताबों में लिखने की बात नहीं करता, मैं बोलने की बात नहीं करता। जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं कुछ इतने अच्छे विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ जो कि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन तमाम स्थानों पर, मंचों पर कर चुके हैं। मैं ऐसे कुछ प्राध्यापक मित्रों से बात कर रहा हूँ जो कि बहुत कठिन परीक्षाएं पास कर अध्यापन कर रहे हैं। मैं कुछ ऐसे अपने साथियों से बात कर रहा हूँ जो कि बहुत अच्छे जागरूक हैं। तो जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो बात कुछ गंभीर होनी चाहिए। तो एक तो ये कि जब आपको कठिनाई हो तो आप कोश देखें, देखना चाहिए। आपने सुना होगा, जो लोग भाषा विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे कि जो अर्थ बदलते हैं, शब्दों के अर्थ बदलते हैं, जो उनका एक प्रोसीजर होता है, एक नियम होता है, जिनको कुछ विद्यार्थी जानते भी होंगे। वो कहते हैं कि उसको अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार। संकुचित हो जाता है शब्दों का अर्थ और विस्तृत हो जाता है और अर्थादेश हो जाता है। अब संकुचित कैसे होता है? जैसे कहा कि मृग, मृग का मतलब होता था पशु, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, संस्कृत में बोलते भी हैं। आज मृग का मतलब एक पशु, तो अर्थ संकुचित हो गया उसका। ऐसे आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए एक शब्द है स्याही, तो स्याही का मतलब जो काला हो वही स्याही है, लेकिन इसका अर्थ विस्तार हो गया। तो शब्दों का अर्थ विस्तृत हो जाना और संकुचित हो जाना, ये एक प्रक्रिया है अर्थ परिवर्तन की। और अर्थादेश पूरी तरह से बदल जाना, जो कभी कुछ और था और अब कुछ और है। जैसे वेदों में असुर का मतलब देवता होता था और आज असुर का मतलब राक्षस होता है। तो पूर्ण परिवर्तन हो जाना अर्थादेश है। जैसे साहस का मतलब जो डकैती वगैरह, गुंडई वगैरह करता था, उसमें जो हिम्मत दिखाता था उसको साहस कहते थे। आज हर काम में जो करता है उसे साहस कहते हैं।
तो अर्थों का बदल जाना अर्थादेश, अर्थ का विस्तार हो जाना अर्थ विस्तार। जैसे प्रवीण शब्द है, प्रवीण शब्द, प्रवीण का मतलब होता है परफेक्ट, कुशल शब्द है। तो ये एक बहुत ही सीमित क्षेत्र में थे, इनका अर्थ बहुत वैसा था। पर प्रवीण का मतलब जो वीणा बजाने में प्रवीण हो, कुशल का मतलब जो कुश उखाड़ने में बहुत अच्छा प्रवीण हो, कुशल हो। विस्तार हो गया, तो विस्तार हो जाना और संकुचित हो जाना। मुर्गा शब्द है, मुर्गा, मुर्ग का मतलब होता था सभी पक्षी। उर्दू का शेर है कि मुर्गे दिल मत रो यहाँ सुबहाना है मना, इस कफस में बुलबुलों का चहचहाना है मना। मुर्गे दिल, पक्षी रूपी दिल, तो मुर्ग यानी सभी पक्षी। लेकिन ये संकुचित हो गया और एक पक्षी का वाचक हो गया। सब्जी विस्तार हो गया, सब्ज का मतलब हरा, बोलते हैं ना क्या सब्ज बाग दिखा रहे हो, तो जो हरा है वही सब्जी है। लेकिन इसका इतना विस्तार हुआ कि जो सफ़ेद मूली, नीला बैगन, मठमैला आलू, लाल टमाटर, सब कुछ सब्जी है। तो शब्द का विस्तार हो जाना। सब्जी, तेल, तेल जो तिल से निकलता था वो तेल होता था। अब तेल का इतना विस्तार हो गया कि आप देखिए हर तरह के तेल होते हैं, और तो और भूसी का तेल होता है, और तो और छोड़िए हमने बंदूक का तेल भी सुना है। तो तेल शब्दों का कैसे विस्तार हो जाता है। हमें हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते शब्दों के इस अर्थ परिवर्तन को जानना चाहिए। और चूंकि हिंदी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बंगाल, अरुणाचल से लेके यहाँ जहाँ सूरज निकलता है मैं तो रह चुका हूँ, और जहाँ सूरज डूबता मैं नहीं जानता कहाँ तक, लेकिन सब जगह हिंदी है। तो इतने सारे हिंदी के क्षेत्र हैं, तो उन सब को आप कैसे जानेंगे, कैसे कैसे उनका रूप बदल जाता है। अब जैसे मान लीजिए दादा शब्द है, बंगाल में दादा का मतलब भाई होता है, दादा भाई। वहां दादा का स्त्रीलिंग दीदी होगा, क्योंकि दादा का मतलब भाई होता है। हमारे हिंदी बेल्ट में इधर दादा का मतलब ग्रैंडफादर, बाबा। तो दादा का जो स्त्रीलिंग होता है वो यहाँ दादी होता है। लेकिन जब यही दादा मराठी में चला जाता है तो वहाँ दादा मतलब गुंडा, वहाँ दादा का स्त्रीलिंग होता नहीं है, क्योंकि गुंडा का गुंडी नहीं होता। ये अपने अर्थ की एक तरह से आप देखें कि महत्ता है हिंदी की, कि किस तरह से वो अलग अलग क्षेत्रों में आकर वो बदलते चला जाता है अपना रूप। ये अर्थ परिवर्तन की दिशाएं हैं तमाम सारी। बहरहाल भाषा विज्ञान की भी हमें समझ होना चाहिए। मैं जो पढ़ाते हुए अब तक जो कुछ भी समझ पाया हूँ, मेरा ये मानना हिंदी के विद्यार्थी को भाषा पर उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, व्याकरण की इतनी समझ तो होनी चाहिए कि उस भाषा को संचालित कर सके। क्योंकि व्याकरण जो है वो भाषा की लगाम है। आप घोड़े पर बैठ जाएं और बिना लगाम के चलने लग जाएं तो क्या होगा। तो व्याकरण का जो अंकुश है, व्याकरण का जो अनुशासन है, वो भाषा को संचालित करने के लिए, भाषा रूपी अश्व को संचालित करने के लिए व्याकरण का लगाम होना, अंकुश होना हमारे लिए, हिंदी के लिए कम से कम आवश्यक है। कम से कम का मतलब, अब ध्यान दीजिए, जब मैंने कम से कम कह दिया तो इसके भी दो अर्थ हो गए, कम से कम और कम से कम। एक कम से कम आप हाइफन लगा के लिखते हैं, कम से कम, और दूसरा कम से कम। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो गया। इस फर्क को एक हिंदी के अध्येता को समझना चाहिए। जैसे क्लास में आप कहते हैं कि क्लास में 4 तरह की मिठाइयाँ बैठी, 3 तरह की मिठाइयाँ खत्म हो गई, आप लेट पहुंचे तो आपने कहा भाई कम से कम लड्डू तो दो। यानी बहुत सारी मिठाइयाँ थी, वो नहीं मिली तो कम से कम लड्डू तो दो, कुछ नहीं तो कम से कम लड्डू तो दो। और कम से कम लड्डू दो, जब हाइफन लगाएंगे उसका अर्थ होगा कम से कम, यानी ये फ्यू क्वांटिटी, बहुत थोड़ा चाहिए हमको। और कम से कम, भाई कुछ नहीं दिया तो कम से कम लड्डू दे दो, और कम से कम लड्डू दे दो। तो आप सोचिए कितना बड़ा अंतर हो गया। बड़ा खूबसूरत शेर है मजाज लखनवी का, कुछ नहीं तो कम से कम खावे सहर देखा तो है।
और जिस तरफ देखा नहीं अब तक उधर देखा तो है। तो कम से कम एक ख्वाब देखा है, कम से कम एक अच्छाई की उम्मीद देखी है। तो भाषा में कम से कम आप ये तो देखिए कि व्याकरण से अनुशासित हो वो, और आप चूंकि भाषा की सवारी कर रहे हैं तो व्याकरण के अनुशासन को भी थोड़ा सा मानना जरूरी होगा। थोड़ा क्यों, मैं तो मानता हूं कि पूरा ही मानना चाहिए। अब मैं कुछ विशेष शब्दों की मैं बात करता हूं। एक शब्द लीजिए, आप जरा देखिए कैसे है। चयनित शब्द, ध्यान दीजिए। हमारे जो बहुत सारे मित्र लोक सेवा आयोग से चयनित होते हैं, प्राध्यापक के पद पर चयनित होते हैं, केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक पद पर चयनित होते हैं। अब ये चयनित शब्द इतना चल चुका है कि अगर किसी व्याकरण वाले व्यक्ति को बैठाकर कहा जाए कि ये शब्द गलत है तो कहेगा अच्छा आप ही को पता है। वो नहीं मानेगा। मैं मित्रों से संवाद कर रहा हूं, आप विचार करें जरा। चयन शब्द है, चयन शब्द है, ची धातु है, चयन करना। अब जो कुछ भी लगेगा वो चय में लगेगा। चय, चय, संचय, चयन, संचयन। अब चय से चयन हुआ। अब चयन से चयनित नहीं हो सकता। आप कहेंगे तो लिखा रहता है लोकसभा आयोग चयनित, फला जगह से चयनित, चयनित पाठ। अब आप ऐसे ही नहीं हो सकता। आप जरा समझें, कुछ शब्द लें। दृश्य, दृश्य हुआ है ना, तो दृशन नहीं बनता। शय धातु से शयन बना, तो शयन से शयनित नहीं बनाते कि चयनित शब्द इतना ज्यादा चल गया कि अब उससे पीछे हटने का मन नहीं होता। लेकिन अगर आप जब प्रामाणिक कोशों की बात करता हूं मैं, ऐसे नहीं, प्रामाणिक कोशों को देखेंगे आप तो उसमें चयनित शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि चय से चैत बनेगा, शयन से सईत बनेगा, नमन से नमित बनेगा, दमन से दमित बनेगा, तो ठीक रूप से चैत। अब आप लिखें, बोलें, पढ़ें, कुछ भी करें, लेकिन सही जाने तो सही। ऐसे ही अब देखें किस तरह से शब्द दूसरी भाषाओं में आते हैं, बदल जाते हैं। उर्दू का एक शब्द है औकात, है ना। अब औकात हिंदी में आया, हमने अडॉप्ट कर लिया उसको और कहा कि कभी कभी हम बोल जाते हैं कि आपकी औकात क्या है। तो औकात को हम कहते हैं हैसियत, यही तो कहते हैं। अब आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये औकात जो है ये वक्त का बहुवचन है, तो कभी ध्यान में नहीं आया होगा। तो अब वक्त और औकात, वक्त का बहुवचन औकात है। कैसे? जैसे औरत का बहुवचन अरबिक में बनाएंगे तो औरात बनेगा, मौत का बहुवचन बनाएंगे तो अमवात बनेगा, आयत का बहुवचन बनाएंगे तो आयात बनेगा। आयात की तरह आप लोगों ने गाने वाने भी सुना होगा। तो अब ये हुआ वक्त का औकात, और उसी नियम से खबर का बहुवचन अखबार बनता है। ध्यान दीजिए, लफ्ज का अल्फाज बनाते हैं, और जब बहुवचन बना लिया हमने तो बहुवचन का बहुवचन नहीं बनता, ये नियम है। यानी लफ्ज का अल्फाज हो गया तो अल्फाजों नहीं होगा, खबर का अखबार बना लिया तो अखबारों नहीं होगा, वक्त का औकात बना लिया तो औकातों नहीं होगा। मैं बात कर रहा था वक्त की, कि वक्त का बहुवचन औकात। अब बताइए कि वक्त और औकात में कितना फासला हो गया। अब प्रयोग कैसे करेंगे इसका? वक्त का मतलब होता है कि समयावली, औकात का मतलब हो गया कि कई जो आपके टाइमिंग है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, सुबह मरीज को देखता है, दोपहर में देखता है, शाम को देखता है, तो हम ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब आपकी औकात क्या है, यानी वक्त क्या, कौन कौन से वक्त पर आप देखते हैं। या नेताजी जो हैं, मान लीजिए वो 3 बार मिलते हैं अपनी पब्लिक से, तो वहाँ ये हम कह सकते हैं कि नेताजी आपकी औकात क्या है। लेकिन आप कह के देखिए किस तरह से शब्द अपने अर्थ से दूर चले जाते हैं, किस तरह से शब्द अपने अर्थ को बदल लेते हैं।
ये एक हिंदी के अध्येता को अच्छी तरह जानना चाहिए। आप किसी के घर में जाते हैं, जिस तरह से आपका वेलकम होता है, जिस तरह से आप बातचीत करते हैं, बहुत ऐसे सारे शब्द हैं जो कि आप प्रयोग करना चाहते हैं और नहीं कर सकते। अब आप कल्पना करें कि श्रद्धांजलि जैसा शब्द जो किसी की मृत्यु पर जब दी जाती है, इसका अर्थ इतना बुरा तो नहीं है, श्रद्धा की अंजलि, मगर वही अर्थ संकोच हुआ, उसका बदल गया उसका अर्थ।